अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 को ही बदल गया था, लेकिन इस बदलाव का सीधा असर भारत तक नहीं पहुंच सका था। अब पहुंच रहा है। ट्रंप ने विश्व पटल पर दस्तक दे दी है। संभवतः इस वाक्य में अब पहले से ज्यादा वजन है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 4 फरवरी को एक रिपोर्ट छापी और सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों का डिपोर्टेशन शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 फरवरी को अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका से एक मिलिट्री विमान भारत के लिए रवाना हुआ। 4 फरवरी को ही रॉयटर्स ने एक और रिपोर्ट छापी। इसमें सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया है। रॉयटर्स को यह जानकारी व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दी। कब? अवैध प्रवासियों की प्लेन रवाना होने के कुछ ही घंटों बाद। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम का असर कितने भारतीयों पर पड़ेगा? क्या भारत इन अवैध प्रवासियों को स्वीकार करेगा? भारत सरकार का रुख इस पर क्या होगा? इन सवालों पर आज बात होगी। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि एक C-17 एयरक्राफ्ट अवैध प्रवासियों को लेकर के भारत के लिए रवाना हो चुका है और इसे पहुंचने में करीब 24 घंटे लगेंगे। इसके बाद इंडिया टुडे ने भी इससे जुड़ी एक रिपोर्ट छापी। सूत्रों के हवाले से लिखा कि अमेरिका में प्लेन में चढ़ाने से पहले सभी लोगों का वेरिफिकेशन कराया गया, फिर प्लेन को भारत में अमृतसर के लिए रवाना कर दिया गया। इसमें 205 लोग सवार हैं। बीच में रिफ्यूलिंग के लिए ये प्लेन जर्मनी के शहर रैमस्टीन में रुकेगा। ये इस तरह की पहली फ्लाइट है। आने वाले दिनों में ऐसी और भी फ्लाइट्स भारत आएंगी। अभी तक भारत सरकार का इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने भी इस खबर की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है, लेकिन दूतावास के ही एक प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अमेरिका अपनी सीमा पर सख्ती से निगरानी कर रहा है, इमिग्रेशन से जुड़े कानूनों को सख्त कर रहा है और अवैध प्रवासियों को निकाल रहा है। ये कार्रवाइयां एक सीधा मैसेज देती हैं, अवैध प्रवास की वजह से आने वाले जोखिम नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। अमेरिका की सख्ती का असर कितने भारतीयों पर पड़ेगा? ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में ही अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था। इसके बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ICE ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की। फिर ब्लूमबर्ग ने 21 जनवरी को एक रिपोर्ट छापी। उसमें लिखा कि अमेरिका ने करीब 18,000 अवैध भारतीयों की पहचान कर ली है और उन्हें वापस भेजा जाना है। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत इन अवैध प्रवासियों को वेरीफाई करेगा और फिर उन्हें वापस भेजे जाने की प्रोसेस शुरू होगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अवैध प्रवासियों की संख्या 18,000 से ज्यादा भी हो सकती है। अमेरिका का डेटा क्या कहता है? US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ICE जो डिपार्टमेंट है उनका, जो ये वाला काम देखता है, उसके मुताबिक अमेरिका में कुल 20,407 अवैध भारतीय चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 17,940 अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का अंतिम आदेश दिया जा चुका था। ये आदेश अमेरिका में प्रवास से जुड़े मामले संभालने वाला जज देता है। इसके अलावा 2,467 प्रवासी डिटेंशन सेंटर्स में बंद थे। हालांकि इस डेटा को पिछली बार 2022 में अपडेट किया गया था, इसलिए ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ICE की हिरासत में अवैध प्रवासियों में भारतीयों की संख्या 4थे नंबर पर है। एशियन देशों से तुलना करें तो ये सबसे ज्यादा है। ICE की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से वापस भेजे जाने वाले अवैध भारतीयों की संख्या पिछले 4 साल में 5 गुना बढ़ गई है। 2021 में करीब 292 भारतीय वापस भेजे गए थे अमेरिका से। 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के 1529 हो गई। हालांकि कई बार इस डेटा को जोड़ने में दिक्कतें आती हैं। अमेरिका के ही होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक ऐसे करीब 1100 भारतीयों को वापस भेजा गया था। इधर 6 दिसंबर 2024 को भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया था कि अमेरिकी सरकार के डेटा के मुताबिक नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 519 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन आंकड़ों में दिख रही ये विसंगति इसलिए हो सकती है क्योंकि कई बार अवैध प्रवासी खुद ही वापस लौट आते हैं। ऐसे में ICE को कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस नहीं भेजना होता। प्यू रिसर्च सेंटर नाम का एक अमेरिकी थिंक टैंक है, एक रिपोर्ट है उसकी, वो कहती है कि 2022 तक 7 लाख से ज्यादा अवैध भारतीय अमेरिका में रह रहे थे। इसके मुताबिक भारतीयों से ज्यादा सिर्फ अवैध मैक्सिकन और साल्वाडोर के ही अवैध प्रवासी हैं, यानी अवैध प्रवासियों में भारत की हिस्सेदारी तीसरे नंबर पर है अमेरिका में।
लेकिन ये लोग अमेरिका में दाखिल कैसे होते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ भारतीय वैध तरीके से आते हैं और अपने वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक रह जाते हैं, और कुछ बिना परमिशन की सीमा पार करते हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ साल 2023 में 90,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। सवाल उठता है कि भारत का रुख इस पर क्या है, भारत सरकार का। आईसीई ने भारत को इराक, साउथ सूडान और बोस्निया के साथ 15 असहयोगी देशों की सूची में शामिल किया है। इस सूची के देश अपने अवैध नागरिकों को अमेरिका से वापस नहीं लेते, अमेरिका के मुताबिक। लेकिन भारत का रुख क्या है, इसे 3 बयानों से समझिए। पहला, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान 21 जनवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने दिया। तब वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी दिन उन्होंने अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा कि अमेरिका कोई अपवाद नहीं है, हमने हर देश से यही कहा है कि अगर हमारा कोई नागरिक अवैध रूप से वहां है और हमें यकीन है कि वो हमारा ही नागरिक है, तो हम हमेशा उनकी वैध भारत वापसी के लिए तैयार हैं। दूसरा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, तारीख 27 जनवरी, जगह वॉशिंगटन डीसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस लेने की बात आएगी तो भारतीय प्रधानमंत्री वही करेंगे जो सही होगा। तीसरा बयान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का। पिछले महीने उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों ही देश अवैध प्रवास को हतोत्साहित डिस्करेज करना चाहते हैं ताकि वैध प्रवास के लिए रास्ते खुलें। ये भी कहा कि पिछले 1 साल में करीब 1100 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है। रणधीर जायसवाल ने जिन वैध प्रवास के रास्तों का जिक्र किया, उनसे संभवतः उनका इशारा H1B वीजा की तरफ हो सकता है। कैसे, ये भी समझिए। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि 2023 में अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या में 16 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है। ये 20 साल में सबसे बड़ा बदलाव है। प्रवासी अब आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा हैं। 1910 के बाद से सबसे ज़्यादा है ये, और अमेरिका में मैक्सिकन लोगों के बाद भारतीय दूसरे सबसे बड़े अप्रवासी समूह हैं। कई अमेरिकियों को डर है कि अप्रवासियों का बढ़ना, उनकी संख्या का बढ़ना रोजगार को नुकसान पहुंचा सकता है। साल 2023 में अमेरिका में 3,86,000 H1B वीजा दिए गए थे। इनमें से 3/4 वीजा भारतीयों के हिस्से आए थे। H1B वीजा के तहत ही स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका में दाखिल होते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही अमेरिका की सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के 2 धड़ों के बीच इस वीजा व्यवस्था को लेकर के भी बहस छिड़ी हुई है। एक हिस्सा कह रहा है कि इस वीजा को पूरी तरह बैन करना चाहिए और अमेरिका में पैदा होने वाले रोजगार अमेरिकियों को ही मिलनी चाहिए। वहीं दूसरे हिस्से का कहना है कि इस वीजा की व्यवस्था ये इसलिए की गई थी ताकि दुनिया भर से प्रतिभावान लोगों को अमेरिका बुलाया जा सके। H1B वीजा पर ट्रंप का कहना है कि उन्हें लगता है कि प्रतिभावान लोगों को वैध तरीके से अमेरिका आने देना चाहिए, सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, दूसरे स्किल सेट वाले लोगों को भी। इसके अलावा एक और अहम बात, रॉयटर्स की रिपोर्ट में जिस विमान की बात हो रही है वो एक मिलिट्री विमान था। पिछले महीने ही इस विमान को लेकर के एक बवाल हुआ था। 26 जनवरी को अवैध प्रवासियों से भरे 2 मिलिट्री विमान अमेरिका से कोलंबिया के लिए रवाना हुए, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने उन्हें अपने देश में लैंड नहीं होने दिया। उनका तर्क था कि प्रवासी अपराधी नहीं हैं, उन्हें मिलिट्री नहीं बल्कि सिविलियन प्लेन्स में भेजा जाए। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। आखिर में कोलंबियाई राष्ट्रपति को ट्रंप की शर्तें माननी पड़ी। यह अहम इसलिए भी है क्योंकि मिलिट्री विमान जो है उनका संचालन आईसी की ओर से संचालित विमानों की तुलना में ज्यादा महंगा होता है। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते ग्वाटेमाला के लिए एक सैन्य निर्वासन उड़ान की लागत पर एक प्रवासी पर लगभग $4,675 खर्च हुए, यानी करीब 4 लाख रुपए। हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा से बात की। उनसे पूछा कि प्रवासियों की डिपोर्टेशन पर भारत के स्टांस को किस तरह देखना चाहिए। इससे पहले भारत का इन मसलों पर रुख कैसा रहा है? देखिए, भारत का स्टांस जो है कि वो बिल्कुल इस लाइन पे है कि हम एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है और लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो अमेरिका में हो। और क्योंकि आपके पीपल टू पीपल टाइज इतने स्ट्रांग हैं, तो आप जो लॉज हैं उसके दायरे में रह के ही काम करना उचित होगा। क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स आप एक अमेरिकन नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट पोजीशन के तौर पे देखें तो काफ़ी बढ़ गया है, और उसमें भारत तो एक बहुत ही छोटा पॉन है। जो बड़े खिलाड़ी हैं उसमें मैक्सिको है, चाइना है, जहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स बढ़ रहे हैं। तो भारत का ये कहना कि हम लॉ ऑफ लैंड के तौर पे रहेंगे,
ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही उचित कदम है। और पहले स्टैंस जो है, पहले इलीगल इमिग्रेंट्स भारत से उतने ज्यादा तादाद में नहीं थे, तो ये इशू नहीं था बड़ा। और खासकर मोर इम्पोर्टेंटली जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी थी, वो असाइलम सिस्टम वगैरह और इलीगल इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स के लिए काफी कंसेशनली पोजीशन थी, तो उस हिसाब से उतना प्रेशर नहीं था जो अब प्रेशर दिखता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप सरकार में वैध प्रवास भी मुश्किल होने वाला है, या ये कहें कि H-1B वीजा पर ट्रंप का रुख क्या अभी स्पष्ट हो गया है, या उसमें और स्पष्टता आनी बाकी? देखिए, ये एक मिक्स्ड बैग है। जो अमेरिकन नेशनलिस्ट पोजीशन ट्रंप ले रहे हैं वीजा पे, वो मुश्किल तो थोड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने बात की है H-1B वीजा को रिवाइज करने की। लेकिन दूसरी तरफ एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी की भी बात की है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप अगर यहाँ पे स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। तो एक मिक्स्ड अप्रोच है, लेकिन ओवरऑल वो एक सिटीजनशिप बाय बर्थ को भी रिवर्स करने की बात कर रहे हैं। अगर ये कदम जो कि खासा मुश्किल होगा क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो काफी भारतीय मूल के नागरिक जो वहां पे हैं उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि वो काफी कई H-1B पे जो गए हैं, उनके जो वार्ड्स हैं या उनके जो सन्स एंड डॉटर्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनकी स्थिति पे बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल एक जो H-1B वीजा पे इशू, और भारत जो है वो H-1B वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, तो नेचुरली वो क्रॉस हेयर में आएगा। लेकिन मेरी समझ से भारत और अमेरिका के संबंध इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने चैनल्स हैं कि ये एक ऐसी इशू है जिसको टाइड ओवर किया जा सकता है। इस मसले से भारत अमेरिका के रिश्तों पर आपको क्या लगता है कि असर पड़ सकता है? देखिए, भारत अमेरिकी जो रिश्ता है वो काफी ब्रॉड है। एक स्पेक्ट्रम जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें कई इश्यूज आते हैं। और पीपल टू पीपल टाइज जो है वो एक बहुत ही जो टेनेट बोलते हैं जिसको, वो टेनेट है उस रिलेशनशिप का, बेसिक टेनेट, तो मूल आधार जिसको बोलते हैं। तो इस मामले में अगर आप देखें कि ब्रॉड आप डिफेंस या ट्रेड हो गया, इन सब को जो है इन सब के साथ ये एक जो पीपल टू पीपल टाइज है वो गुथी हुई है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कोप ऑफ रिलेशनशिप इतना बड़ा है कि पीपल टू पीपल टाइज और इतने जो भारतीय मूल के नागरिक वहाँ हैं, वो अमेरिका को एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में योगदान सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए इस समझ से आप देखेंगे कि ट्रंप के मेरे समझ से ट्रंप के कार्यकाल में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। हालांकि सिग्नलिंग और थोड़ी शुरुआत में मुश्किल हो सकती है। ये सब तब हो रहा है जब हमारे सामने ये भी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है और वो 14-15 फरवरी को अमेरिका जा सकते हैं। फाइनल शेड्यूल अभी तय होना बाकी है। मुमकिन है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत में यह मसला अहम भी रहे। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, अब चीन भी अमेरिका पर 10 से 15% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने वाली योजना 30 दिन के लिए फिलहाल टाल दी थी, लेकिन ये नरमी चीन के प्रति नहीं दिखाई थी। उस पर 10% टैरिफ उन्होंने बरकरार रखा था। इसी से नाराज चीन ने भी अब ऐलान कर दिया है कि हम भी अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामान पर तगड़ा टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ किन किन सामानों पर लागू होगा? कोयला और कई गैसेस पर 15% टैरिफ होगा। कच्चे तेल, खेती में यूज होने वाली मशीन और हैवी इंजन वाली कारों पर 10% होगा। चीन का ये बढ़ा हुआ टैरिफ 10 फरवरी से प्रभावी हो जाएगा। वहां के वित्त मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के एक तरफा टैरिफ विश्व व्यापार संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं अब चीन की नियामक संस्था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन ने गूगल पर भी कुछ कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जांच बैठा दी है। अब थोड़ी बात इस पर कि अमेरिका ने आखिर मैक्सिको और कनाडा के प्रति नरमी क्यों दिखाई। दरअसल 3 फरवरी को ट्रंप की 2 लोगों से फोन पर बात हुई।
हुई। एक फोन कॉल मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को। दोनों देशों के बीच ड्रग तस्करी, सीमा सुरक्षा समेत व्यापारिक मुद्दों पर बात हुई। इसके बाद मेक्सिको ड्रग तस्करी, खासकर फेंटेनाइल को रोकने के लिए सीमा पर 10,000 जवानों को तैनात करने के लिए राजी हो गया। बदले में ट्रंप ने टैरिफ के नियमों में नरमी दिखाई। फेंटेनिल, आपको बताया था हमने कि एक नशीला पदार्थ होता है जो चरस गांजे से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जिसकी तस्करी का आरोप डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको पर लगाते रहे हैं। ट्रंप से दूसरी फोन कॉल पर बात हुई कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। कनाडा ने भी सीमा की सुरक्षा करने और ड्रग तस्करी रोकने का भरोसा दिया। बदले में ट्रंप ने उन्हें भी छूट दी। अगली सुर्खी मिडिल ईस्ट से आई है। यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक खत व्हाइट हाउस पहुंचा है। उसमें लिखा है कि ट्रंप साहब, हम फिलिस्तीनियों को जबरन गाजा से बाहर निकालने और अरब देशों में बसाने के खिलाफ हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उन देशों में अस्थिरता फैल जाएगी और फिर ऐसा करना फिलिस्तीनियों के अधिकारों का भी हनन होगा। शांति की बातें अधर में रह जाएंगी। मसला क्या है समझते हैं। ट्रंप ने बीते दिनों एक सुझाव दिया था कि गाजा की शांति के लिए यहाँ की आबादी को ट्रांसफर कर दिया जाए मिस्र और जॉर्डन जैसे अरब देशों में। सुझाव आते ही अरब देशों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों में जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देश शामिल थे। इसी सिलसिले में 2 जनवरी को इन देशों के विदेश मंत्रियों ने मिस्र की राजधानी काहिरा में मुलाकात की और इसके बाद 3 फरवरी को इन देशों ने अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी यानी वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक चिट्ठी भेजी। इसमें इन देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के सलाहकार के भी हस्ताक्षर थे। ये वही चिट्ठी है जिसमें लिखी बात हमने आपको अभी शुरू में पढ़ करके सुनाई। अमेरिका का भी इस खत पर जवाब आना बाकी है। अगली सुर्खी सीरिया से है। यहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद अल जुलानी ने 3 फरवरी को सीरिया टीवी नाम के चैनल से बात की और बताया कि देश में चुनाव कब तक कराए जाएंगे। क्या कहा, 3 खास बातें जानिए। पहली बात, देश में राष्ट्रपति चुनाव होने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। दूसरी बात, सीरिया में चुनाव करवाने के लिए अभी कई बुनियादी ढांचे दुरुस्त करने की जरूरत है, इसमें समय लगेगा। तीसरी बात, चुनाव कराने के लिए पहले जनगणना भी करानी होगी। इसके बिना चुनाव कराए तो लोगों को संदेह होगा। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नेता जुलानी ने बीती 29 जनवरी को देश का संविधान खत्म करके खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था, जिसके बाद वहां के लोगों में संशय फैल गया था कि कहीं जुलानी हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज ना हो जाएं। जुलानी ने ही पिछले साल 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करवाया था, उनकी भूमिका थी उसमें। इन्हीं घटनाक्रमों के विस्तार में अब जुलानी ने कहा है कि चुनाव होंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आज का दुनियादारी यहीं तक। देश की बड़ी खबरें जानने के लिए देखिए हमारा बुलेटिन लल्लन टॉप शो, जिसमें आज बात हुई है प्रधानमंत्री के सदन में दिए हुए संबोधन की, रुपए के नीचे जाने की, लुढ़कने की और दिल्ली के विधानसभा चुनावों की। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।